हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सेसर फिजिक्स में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट के अंदर अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ चुके थे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है भाई फीडबैक सिस्टम। क्या होता है फीडबैक सिस्टम? आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले रिकॉल द प्रीवियस वन। तो पीछे के लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक स्ट्रक्चर की। क्या होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर? ये वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है। मतलब सिग्नल का जो वोल्टेज होता है उसको क्या करता है, ये गेन करता है। और जो वोल्टेज गेन करता है उसकी जो लिमिट्स होती है वो लगभग 10⁵ से 10⁶ रहती है भाई। मतलब कि जो सिग्नल होगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 10⁵ से 10⁶ के मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा अपने को। ठीक है, उसके बारे में अपन ने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बेसिक डायग्राम के बारे में बताया था। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है? 2 इनपुट्स और एक आउटपुट टर्मिनल की एक युक्ति होती है भाई। ठीक है, इसके और भी टर्मिनल होते हैं। ये एक आईसी के रूप में जाना जाता है। कैसे, अभी समझाएंगे। ठीक है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई के लिए क्या करता है, वर्क करता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये आईसी के रूप में होता है। मतलब ये छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर थी, जो सिंबल था, वो सुनना भाई क्या है। देखो, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए आपने कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर तैयार की थी। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस था। जो टर्मिनल माइनस का होता है उसको आप देते हो इन्वर्टिंग, और ये हो इनपुट दे रहे हो, और ये प्लस होता है, इसको आप देते हो नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलता है आउटपुट, और वो जो आउटपुट मिलता है वो कितना होता है, ए V1 माइनस V2, जो बेसिकली किसके लिए होता है भाई, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए होता है। ठीक है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए आपने 2 टर्मिनल यूज़ किए थे। एक को बोला था प्लस का VCC और एक को बोला माइनस का VCC या माइनस का VEE। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंबल के अंदर अपन ये बात करते हैं कि ये 2 इनपुट और एक आउटपुट का क्या है, मतलब कि टर्मिनल होते हैं इसके अंदर। लेकिन आईसी को अगर देखें तो ये एक 8 टर्मिनल की क्या होती है, सर्किट होता है। 8 टर्मिनल की युक्ति होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, समझना भाई। आईसी, और आईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये 8 टर्मिनल्स की युक्ति है। इस प्रकार इसकी 8 टांगें होती है भाई। ठीक है, देखा होगा आपने लैब्स के अंदर आप इसका यूज़ करते हो। ठीक है, जब अपन इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके नंबर लगे होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इन 8 नंबर्स के आधार पर ही क्या किया जाता है, इसका कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले जो पॉइंट 1 होता है ये एक नल पॉइंट होता है भाई। ठीक है, तो इसको एक ऑफसेट नल पॉइंट दिया जाता है, ऑफसेट नल पॉइंट। ठीक है, जो टर्मिनल 2 होता है ये इन्वर्टिंग के लिए काम करता है भाई। ठीक है, ये होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल या इन्वर्टिंग, आप इसको आउटपुट इनपुट बोलते हो, इन्वर्टिंग इनपुट जो दिया जाता है। जो 3 नंबर होता है इसको आप क्या बोलते हो, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बोलते हो, नॉन इन्वर्टिंग। ये भी क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, 4 नंबर पे आप यूज़ करते हो एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ठीक है, जो भी नेगेटिव के अंदर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का VCC। ठीक है, जो 5 नंबर पॉइंट होता है ये भी एक नल पॉइंट होता है भाई। ठीक है, इसको भी आप क्या बोलते हो, ऑफसेट नल पॉइंट। 6 नंबर जो टर्मिनल होता है इसको दिया जाता है आउटपुट। तो ये हो जाएगा V आउटपुट। ठीक है, जो क्या करता है अपने को वोल्टेज को गेन करके आउटपुट देता है।
ठीक है। 7 नंबर पे भी क्या होता है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई होता है और वो कितना होता है, प्लस का VCC होता है। ठीक है। और जो 8 नंबर टर्मिनल होता है ये नोट कनेक्टेड होता है, ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं किया जाता है, यानी कि इसका कनेक्शन नहीं किया जाता है किसी के साथ भी। ठीक है। ये क्या होती है, एक प्रकार की IC होती है। देखने को तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो 2 इनपुट और 1 आउटपुट को शो करता है, लेकिन जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है यानी कि ओपैम्प की जो IC होती है उसको कहीं से तो कनेक्ट किया जाता है। आपने 2 इनपुट दे दिया, 1 आउटपुट दे दिया, काम चल जाएगा? काम तो नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्टिव करने के लिए पावर सप्लाई भी तो देनी पड़ेगी। तो प्लस का VCC और ये माइनस का VE जो दिया है ये पावर सप्लाई दे रहे हो एक्टिवेट करने के लिए, तो इसके लिए भी किसी टर्मिनल का यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल होता है ये एक्चुअल में कुछ इस टाइप का होता है भाई। ठीक है। और मान लो कि इसके नंबर्स को इसके अंदर यूज़ करें तो कैसे करोगे, देखना, इन्वर्टिंग इनपुट्स जिसको आप V1 बोलते हो, मान लो कि ये V1 है, इन्वर्टिंग इनपुट है, कितने नंबर्स पे रखा गया है, 2 नंबर पे रखा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर पे क्या रखा गया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर पे रखा गया है आपका माइनस का VCC। ठीक है। माइनस का VCC या माइनस का VE कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। माइनस का VEE या माइनस का VCC 4 नंबर पे, तो ये लो 4। ठीक है। नंबर्स रखे गए हैं इनका। आप जब लैब के अंदर इसको देखोगे तो नंबर्स के अकॉर्डिंग IC दी जाती है जिसको आप यूज़ करते हो भाई एक्सपेरिमेंट करते टाइम। ठीक है। प्लस का VCC, प्लस का VCC कितने नंबर्स पे यूज़ किया गया है आपका, 7 नंबर पे यूज़ किया गया है, तो ये लो 7 नंबर पे। ठीक है। उसके बाद में जो आउटपुट कनेक्शन होता है वो रखा जाता है 6 नंबर पे, तो ये लो आउटपुट का जो कनेक्शन है वो 6 नंबर पे रखा गया है। बेसिकली जो स्ट्रक्चर होती है IC की वो ये सिंबल होता है और ये बेसिक स्ट्रक्चर रखी जाती है IC की। ठीक है। तो आपको आप इस IC को इस नंबर्स के अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये 8 पिन की IC होती है, लेकिन ये यूज़ कितनी पिन्स की जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 पिन ही यूज़ की जाती हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, इट इज़ ए 8 पिन IC बट यूज्ड इन 7 पिन, मतलब कि 7 पिन को कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और ओपैम्प की जो मतलब कि मेजर बोला जाता है जिसको, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो IC है वो कितनी है भाई, 741 IC यूज़ की जाती है बेसिकली। ठीक है। मतलब कि IC 741 की जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली IC है, और इसी की स्ट्रक्चर और इसी का डायग्राम, मतलब कि जो लैब के अंदर अपन यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करते टाइम, वो IC 741 ही सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है भाई। ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की थी, ये तो है सिंबल इसका, IC का ये सिंबल है। ठीक है। अब जब इसको एक्टिवेट किया जाता है, एक्टिवेट होने के बाद में ये जो ओपैम्प होता है ये कैसे वर्क करता है, जब इसको इनपुट दिया जाता है तो इनपुट में इसका ब्लॉक डायग्राम के अंदर अपन ने बात की थी कि सबसे पहले क्या होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जो क्या करता है, इनपुट से वोल्टेज को लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और इसके अंदर क्या लगाता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है। जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो रजिस्टर लगा होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है आइडियली कितना माना गया है, इसका इनफाइनाइट होता है, और ये क्या करता है, आपको वोल्टेज गेन प्रोवाइड करवाता है। आगे नेक्स्ट मोर स्टेज एम्पलीफायर होता है जो क्या करता है, जो आपको वोल्टेज गेन मिला है उस वोल्टेज गेन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो स्टेप था उसका वो था भी आउटपुट एम्पलीफायर। ये तीसरी बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात की थी, आउटपुट स्टेज ऑफ एम्पलीफायर था, और ये क्या करता है, एक DC लेवल शिफ्टर होता है भाई। ये क्या करता है, जो एम्पलीफायर है आपने जैसे इसको एक्टिवेट किया है तो इसका भी मोड होता है, ये क्या नहीं होने देता, ये एम्पलीफायर का मोड चेंज नहीं होने देता है। इसके बारे में अपन पीछे के लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है। ये था इसका ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम के साथ में ये है IC या ओपैम्प का ये सिंबल हो गया। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं जो ओपैम्प होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के टाइप्स के बारे में। ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिक रूप से 3 टाइप का होता है। पहला है इन्वर्टिंग टर्मिनल,
उसके बाद में दूसरा नॉन इन्वर्टिंग और तीसरा है भाई आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, फर्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ ऑप एम्प। ठीक है, पहला है आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग और तीसरा है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ा है भाई, तो ठीक है इसका एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, जिसके अंदर जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है उसको क्या कर दिया जाता है, ग्राउंड कर दिया जाता है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब जो आप इनपुट के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल है उस पॉजिटिव टर्मिनल को क्या देते हो, उस पॉजिटिव टर्मिनल को आपने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इनपुट के अंदर आप क्या दे रहे हो, नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो। तो जब इनपुट के अंदर नेगेटिव वोल्टेज देगा तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा वोल्टेज गेन, वो जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव के अंदर होगा। मतलब इन्वर्टिंग जो एम्पलीफायर होता है उसको जब आप इनपुट के फॉर्म में कोई सिग्नल देते हो तो वो क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा, साथ में उस वो जो सिग्नल है उसका क्या कर देगा, फेज को चेंज कर देगा। मतलब कि ये दो वर्क करेगा, कौन कौन सा, एक तो सिग्नल के फेज में चेंज करेगा, 180 कर सकता है, ठीक है, एक तो इसके फेज में चेंज कर देगा, दूसरा क्या करेगा, इसके गेन यानी कि इसके वोल्टेज गेन को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में। जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है इसमें क्या किया जाता है, इन्वर्टिंग जो टर्मिनल होता है एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है उस इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर दिया, अब की बार ग्राउंड कर दिया। मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है, जो नेगेटिव टर्मिनल है ऑप एम्प का, उसको अब की बार क्या कर दिया, ग्राउंड। और इनपुट की फॉर्म में आप क्या दे रहे हो, उसको पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो। तो जो इनपुट की फॉर्म में पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो तो क्या होगा, आपको आउटपुट में जो मिलेगा वो गेन होके क्या मिल जाएगा, सिग्नल मिलेगा। और वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। मतलब कि जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, इसकी फेज में कोई भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़े हैं। ठीक है, तीसरा जो एम्पलीफायर है वो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर के नाम से ही अपने को पता चल रहा है कि ये अपने को जो आउटपुट देगा वो क्या देगा, जो आप इनपुट में देंगे उसको डिफरेंस करके क्या देगा, अपने को आउटपुट में देगा। मतलब कि आपने कोई वोल्टेज दे दी इसको इनपुट के फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, एम्पलीफायर उन दोनों वोल्टेज जो इनपुट में दी गई है उन दोनों इनपुट वोल्टेज का डिफरेंस करेगा। और डिफरेंस करके जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा उसको क्या करेगा, ये एम्पलीफाई करेगा, यानी कि उसको गेन, उसकी वोल्टेज को गेन कर देगा और आपको आउटपुट में वो सिग्नल देगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाओ तो वो क्या होगा भाई, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर का पार्ट है। तो ये लो एम्पलीफायर, क्या बात है, ये लो एम्पलीफायर के लिए आपने क्या दी, वोल्टेज दी। ठीक है, तो मान लो कि इस वायर के लिए रेजिस्टेंस R1 है और आपको ये यहाँ पे आपने क्या दी, इसको कोई सोर्स दिया, AC या DC दोनों दे सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं कि ओप एम्प है ये क्या करता है, बोथ AC एंड DC दोनों में वर्क करता है। ठीक है, मान लो कि आपने जो पावर सप्लाई के रूप में वोल्टेज दी वो कितनी है, V1 है। ठीक है, दूसरा जो वोल्टेज है वो मान लो कि वायर के लिए रेजिस्टेंस R2 और यहाँ पर जो आपने एक्सटर्नल ये जो इनपुट के अंदर पावर सप्लाई दी वो कितनी है, मान लो V2 है। ठीक है, ये माइनस मान लो, ये प्लस मान लो, ये क्या हो जाएगा, इन्वर्टिंग हो जाएगा, इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगाते हो, पावर सप्लाई लगाते हो, प्लस का VC माइनस का VCC।
इसको आप लिखना चाहो तो -2 + 3 7 4 और आउटपुट को कितना बोलते हो 6 बोलते हो। ठीक है, नाम से अपने को पता चल रहा है कि डिफरेंस करेगा ये, मतलब कि इनपुट में आपने जो दिया उसको क्या कर देगा ये डिफरेंस करके आपको आउटपुट में दे देगा। साथ में क्या करेगा ये सिग्नल को इंक्रीज करेगा, मतलब जो आउटपुट में मिला उसका क्या कर देगा मल्टीपल कर देगा गेन के साथ, और V1 - V2 ये क्या है भाई डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है, अगर आप इसको थ्योरी के रूप में लिखना चाहो, मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी लिखोगे वो क्या होगी, A differential amplifier is a type of electronic device that amplifies the difference between किस का डिफरेंस करेगा ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, मीन्स जो आप इनपुट के अंदर दे रहे हो वोल्टेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट वोल्टेज, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर हो जाएगा। और ये भी क्या करेगा सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और इसकी वोल्टेज को क्या कर देगा गेन कर देगा। स्टूडेंट्स, आउटपुट के रूप में अपने को जो सिग्नल मिल रहा है वो क्लिप ना हो, मतलब कि एक लिमिट ऑफ वोल्टेज होती है भाई। ठीक है, एम्पलीफायर से आप क्या कर सकते हो एक लिमिट तक के सिग्नल्स को ही क्या कर सकते हो कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि जैसे वीक सिग्नल आपको मिल रहा है आप उसको क्या कर रहे हो स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हो, मतलब कि वीक सिग्नल दे रहे हो एम्पलीफायर को तो वो क्या करेगा एम्पलीफाई करके आपको जो सिग्नल देगा वो क्या होगा एक स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आउटपुट के फॉर्म में आपको वोल्टेज मिल रहा है उसकी लिमिट से मतलब कि ज़्यादा न हो, इसके लिए आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यूज़ करते हो। और ये कितना होता है रेजिस्टेंस जिसको आप लोड बोलते हो, ये लगभग अबाउट 4 किलो ओम से ज़्यादा होता है। और यहाँ आप क्या कर रहे हो इसकी ग्राउंडिंग कर रहे हो, मतलब कि ये जो सिग्नल मिला इसके अंदर क्लिप न हो, मतलब अगर आप इसको वोल्टेज दे रहे हो और ये जो वोल्टेज है ये गेन कर रहा है, देखो लगभग अबाउट 10⁵ से 10⁶ का मल्टीपल हो जाता है जो आपको सिग्नल मिल रहा है। तो मल्टीपल होने पे जो सिग्नल होगा वो क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने पे क्या हो जाएगी उसकी वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। तो उस सिग्नल के अंदर क्या आ जाती है थोड़ी क्लिप आ जाती है। अब क्लिप क्या होती है कैसे आती है क्यों आती है ये अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सिग्नल्स को एक लिमिट तक रखने के लिए क्या करते हैं अपन यूज़ करते हैं एक लोड रजिस्टर्स का। ठीक है, ये लोड रजिस्टर्स एक लिमिट तक के वोल्टेज को यहाँ पे रोक के रखेगा, बाकी वो क्या कर देगा ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो ये था प्रीवियस लेक्चर के बारे में सारी हिस्ट्री पास्ट का जो भी अपन ने पढ़ा था। तो आज का स्टूडेंट्स लेक्चर आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है फीडबैक सिस्टम। क्या होता है फीडबैक सिस्टम, क्यों यूज़ किया जाता है इसका, और इसके बेनिफिट्स क्या मिले अपने को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग मतलब कि शुरू से स्टार्ट करते हैं कि एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है, वहीं से अपने को फीडबैक की जो थ्योरी है वो समझ में आएगी। देखो अपन ने अभी तक ये पढ़ा है कि जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, ये लो 2 इनपुट और एक 1 आउटपुट के फॉर्म में आपने इसको क्या किया सिग्नल दिया। तो जब आप इसको सिग्नल दोगे तो ये क्या करेगा इसकी वोल्टेज को गेन करेगा और अपने को जो सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा। मतलब लेने के बाद ये कि वीक सिग्नल दिया तो एम्पलीफायर एम्पलीफाइज करके सिग्नल देगा, और वो जो सिग्नल होगा वो क्या होगा थोड़ा वो जो सिग्नल होगा वो कैसा होगा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। ठीक है, ये लो स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब बात ये आती है कि जो एम्पलीफायर है ना एक लिमिट तक के सिग्नल को ही क्या कर सकता है एम्पलीफाई कर सकता है। मतलब एम्पलीफायर सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉलर सिग्नल होते हैं, मतलब कि जिनकी वैल्यू स्मॉल होती है उसको ही क्या कर सकता है एम्पलीफाई कर सकता है। अगर मान लो कि आप इसको सिग्नल थोड़ा सा बड़ा दे देते हो तो ये क्या करेगा
जो सिग्नल देगा, सिग्नल तो दे देगा, मतलब कि आपने क्या किया, इस सिग्नल को थोड़ा, यानी कि इसकी वोल्टेज थोड़ी इंक्रीज है, मतलब वैल्यू ज़्यादा है, तो ये इस सिग्नल को एम्पलीफाई तो कर देगा, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कुछ क्लिप हो जाएगी। मतलब क्लिप होने का मतलब ये है कि अगर ये सिग्नल बड़ा है तो यहाँ पर जो आपको सिग्नल मिलेगा वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, मतलब ये कुछ इस प्रकार क्लिप हो जाएगा। अगर आप इसको इनपुट के फॉर्म में बड़ा सिग्नल देते हो, ठीक है, अगर छोटा सिग्नल दोगे तो उसकी जो वोल्टेज है वो क्लिप नहीं होगी। इसका रीज़न क्या है भाई, देखो जो गेन होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। गेन हाई होने का मतलब ये है कि एक तो गेन कांस्टेंट होता है और दूसरा ये बहुत हाई होता है। तो हाई होने की वजह से क्या होता है, जो एम्पलीफायर होता है, साथ ही वोल्टेज जो गेन होता है वो कांस्टेंट भी होता है। मतलब कि एक तो वोल्टेज गेन हाई है और एक वोल्टेज गेन कांस्टेंट है, लेकिन जो वोल्टेज गेन होता है, जो ए की वैल्यू होती है, वो वेरी करती है भाई पावर सप्लाई और टेम्परेचर के साथ। मतलब ये है कि अगर मान लो आप इनपुट के रूप में मैक्सिमम वोल्टेज देते हो, मतलब कि एक लिमिट से ऊपर आप क्या करते हो, वोल्टेज इनपुट की फॉर्म में देते हो, तो अपन ये जानते हैं कि जो वोल्टेज गेन ए है उसकी वैल्यू वेरी करती है, वेरिएबल है, किसके साथ में, टेम्परेचर और पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को बढ़ाओगे तो एम्पलीफायर क्या होगा, गर्म होगा। यूँ समझो कि एम्पलीफायर क्या करेगा, मतलब कि गर्म होने की संभावना है इसकी। तो मतलब कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन, वोल्टेज गेन। तो कांस्टेंट जो वैल्यू रहने वाली है वोल्टेज गेन की, वो क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। और वेरी करेगा तो आउटपुट के रूप में जो सिग्नल मिलेगा, उस सिग्नल, वो जो सिग्नल है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। मतलब कि वो इस प्रकार क्लिप हो जाएगा। रीजन, क्योंकि ये जो इनपुट है, इनपुट के फॉर्म में आपने क्या दिया, आप एक लिमिट से ऊपर आपको क्या, एक लिमिट से ऊपर आपने इसको क्या दे दिया, इनपुट दे दिया, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा। और आपको जो आउटपुट की फॉर्म में जो वेव्स मिलेगी, वो वेव कैसे मिलेगी, एक डिस्ट्रॉयड वेव मिलेगी। और साथ में उसकी जो बैंडविड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, मतलब कि वेरिएबल होगी। मतलब कि आप इनपुट की फॉर्म में वोल्टेज दे रहे हो, एम्पलीफाई तो हो रही है, लेकिन जो वोल्टेज मिल रही है आउटपुट की फॉर्म में वो क्लिप हो रही है, साथ में डिस्ट्रॉय भी हो रही है। और ये जो आउटपुट के फॉर्म में आपको वोल्टेज मिली, इसकी बैंडविड्थ भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। बैंडविड्थ क्या होती है, जैसे मान लो कि आपको कुछ वेव मिली, मान लो कि कोई वेव है, अपन ये जानते हैं कि मैक्सिमम का जो रूट टू का डिवाइडेशन होता है, उस पॉइंट पे अपन क्या यूज़ करते हैं, बैंडविड्थ के लिए बैंडविड्थ यूज़ करते हैं। मतलब कि फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी के लिए, और साथ में दूसरा है आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा F1 माइनस ये हो गया F2, ठीक है। तो बैंडविड्थ बीटा के लिए अगर आप लिखना चाहो तो क्या होता है, बैंडविड्थ F2 माइनस F1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर इस बैंडविड्थ के ऊपर जो वोल्टेज होती है, जो गेन होता है, वोल्टेज गेन वो कितना यूज़ होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। वोल्टेज गेन कितना होता है, कांस्टेंट होता है। और जब ये जो वेव है ये डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या है, मतलब कि यूँ समझो ये इस प्रकार हो जाएगी, ये अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगी, मतलब कि एक फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और कांस्टेंट होने पे क्या होता है, अपन ये जानते हैं कि जो आईसी होती है, वो आईसी यानी कि ओपैम जो होता है, एसी और डीसी दोनों ही एक्सटर्नल पावर सप्लाई के लिए क्या करते हैं, वर्क मतलब कि काम करती हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ वेरी करने की वजह से ये एसी के लिए क्या हो जाएगा, अनसूटेबल हो जाएगा। मतलब आपने स्मॉलर कोई मान लो कि स्मॉल सिग्नल दिया, तो स्मॉल सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये एकदम मतलब कि जो सिग्नल देगा वो एकदम करेक्ट होगा। लेकिन अगर मान लो इनपुट के फॉर्म में आप जो सिग्नल दे रहे हो वो थोड़ा सा मतलब कि उसकी वोल्टेज इंक्रीज़ कर दी, तो इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो डिस्ट्रॉय वोल्टेज मिलेगी। और उस वोल्टेज की जो वोल्टेज होगी उसकी जो बैंडविड्थ होगी वो भी क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। ये सारा का सारा सिस्टम है ना, वोल्टेज के जो वोल्टेज है सैचुरेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर फीडबैक सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स
एक तो वोल्टेज क्लिप हो रही थी, दूसरी वेव क्या हो रही थी, डिस्ट्रॉय हो रही थी, तीसरी जो बैंडविड्थ है वो भी क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मतलब कि चेंज हो रही है मोमेंट के ऊपर। बैंडविड्थ क्या होती है, बीटा इज इक्वल टू F2 माइनस F1, मतलब कि F2 फ्रीक्वेंसी और गेन के साथ में जो ग्राफ बनता है, ठीक है। गेन, और इस टाइम गेन कितना होता है, गेन होता है आपका कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है फीडबैक, क्यों लगाया जाता है, पता चल गया। क्योंकि अपने को जो वेव मिल रही थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, मतलब कि एक वोल्टेज से, एक लिमिट की वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज पे जो वोल्टेज आउटपुट में मिल रही थी वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, ठीक है। अब सुनना भाई, क्या होता है फीडबैक। मान लो कि अपने पास में कोई एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर है, आप इनपुट में प्लस और माइनस दोनों दे रहे हो, ठीक है। इनपुट में प्लस माइनस देने का मतलब, ये लो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे प्लस था, मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको आउटपुट मिल रहा था। देखो ये तो है एक ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप का मतलब ये होता है कि जो आउटपुट होता है उस आउटपुट का इनपुट के साथ में कोई संबंध नहीं होता, मतलब कोई लेन देन नहीं है। आपने इनपुट दी, आपको एम्पलीफाई करके, यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट दे देगा, और वो जो आपको आउटपुट दे रहा है उसका कोई भी संबंध नहीं होगा इनपुट के साथ। इसको आप क्या बोलते हो, ओपन लूप सिस्टम बोलते हो। ओपन लूप सिस्टम होता है ये, ठीक है। और इसके अंदर जो सिग्नल था वो एम्पलीफाई करके हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फीडबैक क्या होता है, ये है आपका एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। यहाँ पर आप इसको इनपुट की फॉर्म में प्लस और माइनस दोनों दे रहे हो। प्लस माइनस मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ये वी इन के रूप में दे रहे हो। और आपको एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर इस इनपुट वोल्टेज को आपको एम्पलीफाई करके क्या देगा, आउटपुट दे देगा, आउटपुट, ठीक है। अब फीडबैक क्या होता है, अगर आप इस आउटपुट का रिलेशन वापस इनपुट के साथ कर देते हो, रिपीट, अगर आपको जो आउटपुट के फॉर्म में वोल्टेज मिले आप उसका संबंध वापस किसके साथ कर देते हो, इनपुट के साथ कर देते हो, मतलब यहाँ पर ये हो गया फीडबैक। अगर आप इस आउटपुट का रिलेशन वापस किसके साथ कर दिया, इनपुट के साथ कर दिया, तो इसको आप क्या बोलते हो, फीडबैक सिस्टम बोलते हो। और ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये क्या है, एक क्लोज लूप की तरह है, मतलब इनपुट दिया, आउटपुट मिली, और उस आउटपुट का सिस्टम वापस किसके साथ, इनपुट के साथ है, तो ये क्लोज लूप की तरह दिखाई दे रहा है। तो इसको आप क्या बोलते हो, क्लोज लूप सिस्टम बोलते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है। अब सुनना, जो फीडबैक होता है वो दो टाइप का होता है भाई, ठीक है। जो फीडबैक होता है वो दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, फर्स्ट हो गया पॉजिटिव फीडबैक और सेकंड हो गया नेगेटिव फीडबैक। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे फीडबैक की तो क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग बैक पार्ट, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग back part of output signal, feeding back of output signal, output part of signal and combining it with input, and combining it with इनपुट, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट मान लो कि पॉजिटिव फीडबैक, सेकंड हो गया नेगेटिव फीडबैक। फर्स्ट पॉजिटिव फीडबैक और सेकंड हो गया नेगेटिव फीडबैक। रिपीट कर देते हैं,
जो एम्पलीफायर होता है स्मॉलर सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई कर देता है, इसको बोलते हो आप ओपन लूप सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई वोल्टेज वगैरह की, बैंडविड्थ की, उसके सॉल्यूशन के लिए अपन ने किसका यूज़ किया, फीडबैक का यूज़ किया। और फीडबैक क्या होता है, अगर आपको आउटपुट के फॉर्म में जो वोल्टेज मिल रही है अगर आप उसका रिलेशन वापस किसके साथ कर देते हो, इनपुट के साथ कर देते हो, तो इसको आप बोलते हो फीडबैक सिस्टम। और फीडबैक सिस्टम दो टाइप का होता है अभी, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। तो स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ये आपका एम्पलीफायर है, ठीक है। अगर मान लो एम्पलीफायर को आपने इनपुट के रूप में कोई सिग्नल दिया, इनपुट के रूप में सिग्नल दिया और वो आपको क्या करेगा, आउटपुट के रूप में कोई सिग्नल देगा, ठीक है, आउटपुट देगा एम्पलीफाई करके। अगर आप इस आउटपुट का संबंध एम्पलीफायर के पॉजिटिव टर्मिनल से करते हो, ये V इनपुट के रूप में आपने कोई सिग्नल दिया और आप इस आउटपुट का संबंध, ये यहाँ पे ये मान लो कि फीडबैक है, फीडबैक है, आउटपुट का संबंध इनपुट के पॉजिटिव के साथ कर दिया, मतलब ये आपका एम्पलीफायर है, ओप एम्प है और यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर मान लो कि नेगेटिव है, ये मान लो कि V1 है और ये मान लो V2 है, ये VCC, ये V माइनस, ये प्लस, और V आउटपुट में आपको वोल्टेज मिले, ठीक है। अगर आप आउटपुट में मिली हुई वोल्टेज का रिलेशन वापस बैटरी ये इनपुट के पॉजिटिव से करते हो, मतलब ये पॉजिटिव है, इसके साथ कर देते हो वापस, तो इस फीडबैक को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हो। मतलब आउटपुट का जो रिलेशन है वो इनपुट के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, आउटपुट का जो रिलेशन है वो इनपुट के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ अगर आप रिलेशन बना देते हो इसका, तो इस फीडबैक को आप क्या बोलते हो, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हो। मीन्स फीडबैक इज गिवन टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये वर्क कैसे करता है समझना एग्जाम्पल से, सुनो। देखो मान लो कि अपने पास में एक एम्पलीफायर है, ये लो, ये कोई एम्पलीफायर है, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक बोल, तो ये लो पॉजिटिव, ठीक है, और ये V इनपुट के फॉर्म में आपने कोई वोल्टेज दी और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे आपने इसको इनपुट के फॉर्म में मान लो कि 10 वोल्ट दिया, मान लो कितना दिया, 10 वोल्ट दिया, जब आप विदाउट मतलब कि फीडबैक यूज़ नहीं कर रहे हो, आपने इसको 10 वोल्ट दिया तो एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाई करेगा। और मान लो कि ये जो गेन है, इसका वोल्टेज गेन है वो मान लो कितना है, 5 है, सिर्फ समझना है, तो 5 है, तो ये 10 वोल्ट को एम्पलीफाई करेगा, मतलब कि वोल्टेज गेन अगर 5 है तो इसको क्या कर देगा, 5 गुना बड़ा कर देगा। मतलब कि आपको जो आउटपुट के फॉर्म में जो वोल्टेज मिली वो वोल्टेज कितनी मिली, ये इसको 10 को कितना कर देगा, मल्टीपल 5 यानी कि 50 कर देगा, ठीक है, 50 वोल्ट किया, ठीक है। जो वोल्टेज गेन है वो कितना हुआ, मतलब गेन बिफोर फीडबैक, गेन बिफोर फीडबैक क्या होता है, फीडबैक V आउटपुट अपॉन में V इनपुट, आउटपुट में कितना मिला 50, ठीक है, इनपुट कितना दिया आपने 10, तो ये कितना है 5 आ गया गेन, ठीक है। अब अगर आप फीडबैक यूज़ करते हो, पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया, अगर फीडबैक यूज़ करते हो और मान लो कि वो आउटपुट का 10% 10% क्या करता है वापस, सिर्फ समझना है, मान लो आपने जो फीडबैक यूज़ किया है
ये आउटपुट का सिर्फ और सिर्फ 10% किसको देता है, इनपुट को देता है। सिर्फ 10% की बात करें फीडबैक के रूप में, मतलब कि 10% दोगे तो भी कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आउटपुट का 10% किसको दे देगा, वापस इनपुट को दे देगा। क्या होगा, 10 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट से कितना बनाएगा ये 50, ठीक है। अब आपने फीडबैक यूज़ किया है तो आउटपुट में आपको 50 वोल्ट मिला, तो 50 वोल्ट का 10% 10% किसको दे देगा, ये इनपुट को दे देगा। तो 50 का 10% कितना हो गया 5, मतलब कि इसको वापस कितना दिया 5 दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव फीडबैक है, मतलब कि 10 के साथ में 5 क्या हो जाएगा 8, मतलब अब की बार इनपुट में कितना मिला 15 वोल्ट, 15 वोल्ट मिला। तो ये 15 वोल्ट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा 5 का, 5 गुना बड़ा कर देगा। अब की बार जो आपको आउटपुट मिला वो कितना मिलेगा 75 वोल्ट मिलेगा, 75 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। और अब वोल्टेज गेन कितना होगा, गेन आफ्टर फीडबैक, गेन आफ्टर फीडबैक कितना हो जाएगा, आउटपुट कितना मिला 75, इनपुट में दिया कितना आपने 10, अरे 10 ही दिया, स्टार्टिंग के अंदर 10 ही दिया इनपुट में, ये तो फीडबैक लगाने के बाद 15 वोल्ट अपने आप लिया इसने, तो 10 दिया तो कितना हो गया 7.5, मतलब पहले आपको 5 मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है 7.5, मतलब सिग्नल इंक्रीज होगा ही नहीं होगा। तो ये बेनिफिट होता है किसका, इस फीडबैक सिस्टम का। अब अगर आप बात करें अपन इसकी, मतलब इसके जो फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला डिराइव करें तो वो कितना होगा, सुनना फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे इसका, वोल्टेज गेन का। देखो मान लो कि आपने इनपुट के फॉर्म में कोई वोल्टेज V दी, V इनपुट थी, आउटपुट में आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज मिली, और इस आउटपुट से जो वोल्टेज मिली मान लो कि उसका बीटा फॉर्म वापस कहाँ आ रहा है, इनपुट में आ रहा है। इनपुट में आपने कुछ वोल्टेज दी, एम्पलीफाई होके क्या हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, और आउटपुट में जो मिला वो आउटपुट इसके बीटा फॉर्म में वापस कहाँ आ रहा है, इनपुट में आ रहा है। तो अगर V इनपुट की बात करें तो V इनपुट के लिए स्टार्टिंग जब फीडबैक यूज़ नहीं कर रहे थे तो कितना है, इसका मान लो वोल्टेज गेन A है, तो आपको V इन इक्वल टू A V आउटपुट इतना ही मिलता है, ठीक है। अब अगर आप फीडबैक यूज़ कर देते हो तो फीडबैक यूज़ करोगे तो V आउटपुट जो मिलेगा आपको, V आउटपुट जो मिलेगा यहाँ से बीटा फॉर्म लेके उसका क्या कर देगा, वापस गेन कर देगा, मतलब ये V आउटपुट है भाई, V आउटपुट, और यहाँ पर ये गेन किसका करेगा, इनपुट का ही तो करेगा, ये लो इनपुट, ठीक है। अब फीडबैक यूज़ किया, फीडबैक यूज़ किया तो बीटा फॉर्म यूज़ हो रही है इसकी, तो यहाँ पर जो गेन मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आउटपुट जो मिलेगा उसका गेन होगा, ये श्योर है, ठीक है। कितना होगा, बीटा इंटू आउटपुट, क्योंकि बीटा का आउट यानी कि V आउटपुट का कितना ले रहा है, ये बीटा ले रहा है, और साथ में ऐड कौन हो रहा है, V इनपुट, मतलब V इनपुट प्लस बीटा V आउटपुट, यही तो है। स्टार्टिंग में फीडबैक यूज़ नहीं किया, इनपुट दिया, इनपुट का वोल्टेज गेन यानी कि A के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या मिला आपको, इनपुट में आउटपुट मिला। अब ये जो मिला आपको आउटपुट, इसका मान लो कि बीटा परसेंटेज कहाँ गया, इसके अंदर वापस गया, मान लो कि बीटा के साथ मल्टीपल हुआ, और बीटा के साथ मल्टीपल होके कहाँ गया, इनपुट में गया। अब ये जो बीटा V आउटपुट प्लस होके V n के साथ एम्पलीफायर में से जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको वापस एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि A इंटू मल्टीपल कर देगा, A इंटू जो आप दे रहे हो, V इन दे रहे हो प्लस में बीटा इंटू V आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। उसका क्या करेगा, ये गेन करेगा, मतलब कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से V आउटपुट इक्वल टू, इसको सोल्व करो, V इनपुट प्लस A बीटा V आउटपुट, ठीक है। यहाँ से इसको इधर ले आते हैं, V आउटपुट माइनस A बीटा V आउटपुट इक्वल टू A V इनपुट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से V आउटपुट क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से V आउटपुट कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस A बीटा, और इक्वल में कौन पड़ा, V इनपुट A इंटू V इनपुट। अपन जानते हैं कि वोल्टेज गेन क्या होता है, V आउटपुट अपॉन में V इनपुट, तो यहाँ से V आउटपुट अपॉन में V इनपुट कितना हो जाएगा,
इसको इसके बटा में ले जाते हैं, ए अपॉन में 1 माइनस ए बीटा, और ये क्या है, वोल्टेज गेन है। तो वी आउटपुट अपॉन में वी इनपुट क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन, किसके लिए, पॉजिटिव फीडबैक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव फीडबैक कंप्लीट होता है, इसकी वोल्टेज गेन में कितना इंक्रीज होता है ये अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड जो पार्ट है इसका, नेगेटिव फीडबैक। दो नंबर है आपका नेगेटिव फीडबैक। क्या होता है, अगर एम्पलीफायर से आपको जो इनपुट मिल रही है, एम्पलीफायर से आप इनपुट दे रहे हो, वी इनपुट, और जो आपको आउटपुट मिल रही है, अगर आउटपुट को वापस आप कनेक्ट कर देते हो इनपुट के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, मतलब कि ये फीडबैक वापस किसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने, नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। आउटपुट का वापस रिलेशन किसके साथ कर दिया, इनपुट के इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ। तो दिस इज सर्किट किसका होगा, ये नेगेटिव फीडबैक होगा। ठीक है, मतलब ये ओप एम्प है, ये माइनस, ये प्लस, माइनस है तो ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है। ठीक है, और वी आउटपुट, ये प्लस वी सी, ये माइनस वी सी। आउटपुट का रिलेशन किसके साथ कर दिया वापिस, नेगेटिव के साथ। तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखोगे, फीडबैक, दिस फीडबैक इज, क्या लिखोगे इसको, दिस फीडबैक is given इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, अगर आप इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ में आउटपुट का रिलेशन बना देते हो तो ये क्या कहलाता है अभी, आपका नेगेटिव फीडबैक कहलाता है, और इसका सिंबल आप इस प्रकार यूज़ करोगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मतलब कि ये कैसे वर्क करता है, तो क्या होगा सुनना। मान लो कि जैसे ये आपका एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि नेगेटिव टर्मिनल आप यूज़ कर रहे हो वी इनपुट के रूप में, सिर्फ एक ही ले लो। ठीक है, आउटपुट में आपको कुछ वोल्टेज मिली, वी आउटपुट कुछ वोल्टेज मिले। मान लो कि इनपुट की फॉर्म में आपने कितना दिया, 10 वोल्ट दिया, इनपुट में आपने 10 वोल्ट दिया। एम्पलीफाई क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, एम्पलीफायर इसको एम्पलीफाइज करेगा। मान लो कि A = 5 है, यानी कि ये 5 गुना बड़ा कर देता है सिग्नल को। तो 10 वोल्ट दिया तो आपको कितना मिलेगा आउटपुट में, 50 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसके वोल्टेज गेन की बात करो तो गेन कितना होगा, गेन बिफोर फीडबैक कितना हो जाएगा, 50 आउटपुट अपॉन में इनपुट 10, कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, अब आपने क्या किया, फीडबैक यूज़ किया। मान लो कि वो जो फीडबैक यूज़ किया वो क्या करता है, आउटपुट का सिर्फ और सिर्फ 10% लेता है, आउटपुट का 10% लेता है। ये लो 10%, आउटपुट का 10% लिया और उसको वापस किसको दे दिया, इनपुट को दे दिया। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 50, ये 5, और ये 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा, मतलब कि 5 वापस आएगा। अब ये नेगेटिव फीडबैक है, मतलब कि वोल्टेज को क्या करेगा, नेगेटिव करेगा। मतलब कि 10 वोल्ट है, अब ये कितना देगा आगे, 5 देगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव है तो कम ही होगा। ठीक है, 10 वोल्ट थी, 5 यहाँ से आ गई और इसने 10 वोल्ट को में से क्या कर दी, 5 कम कर दी। तो अभी इनपुट में कितना मिलेगा, 5 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, 5 को ये गेन करेगा, मतलब कि सिग्नल को बड़ा करेगा कितना, 5 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 25 वोल्टेज, 25 वोल्ट। मतलब कि फीडबैक लगाने के बाद में आपके पास जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 25 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप गेन की बात करो तो गेन कितना हो जाएगा आफ्टर फीडबैक,
कितना हो जाएगा, इन आउटपुट में मिला 25, दे कितने रहे हो 10 वोल्ट, ये लो 2.5। ठीक है, तो जो गेन है फीडबैक लगाने के बाद में वो क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस फीडबैक इज़ रिड्यूस द गेन, मतलब कि ये जो फीडबैक होता है ये क्या करता है, जो गेन होता है उसको कम कर देता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, दिस फीडबैक इज रिड्यूस द गेन। और इसी फीडबैक का यूज़ अपन किसके अंदर करते हैं, एम्पलीफायर के अंदर करते हैं। ठीक है, मतलब कि और भी बहुत सारे सर्किट होते हैं जिससे अपन तैयार किए जाते हैं, लेकिन मेनली अपन जो इसका यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, एम्पलीफायर के लिए करते हैं। ठीक है, यूजेस क्या हो जाएंगे, किस किस के यूज सर्किट के अंदर यूज़ करेंगे इसका, एम्पलीफायर, सेकंड हो जाएगा सबट्रैक्टर, इंटीग्रेटर, डिफ्रैक्टर, इंटीग्रेटर, ठीक है। इन सर्किट के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इस नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करने वाले हैं। अब बात आती है इसके गेन के फॉर्मूले के। ठीक है, तो गेन का फॉर्मूला क्या होगा, सुनना। मान लो कि जैसे यहाँ पर आपने इनपुट में कोई वोल्टेज दी, ठीक है, तो इनपुट में वोल्टेज दोगे, एक बार ये मान लो कि फीडबैक नहीं है। ठीक है, तो इनपुट में आपने वोल्टेज दी, तो यहाँ पर गेन है ए आपका, तो इनपुट के लिए आपको वोल्टेज कितनी मिलेगी आउटपुट में, तो वी आउटपुट इज इक्वल टू ए इंटू वी इन मिलेगा। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे बीटा फॉर्म क्या हो रही है, मतलब कि जो वोल्टेज है वो बीटा के साथ, जो आउटपुट है वो बीटा के साथ मल्टीपल होके वापस किसको दे रहा है, इनपुट को दे रहा है। जो वी आउटपुट है वो बीटा के साथ मल्टीपल, क्योंकि ये कनेक्ट है किसके साथ में, नेगेटिव फीड, ये जो है दे रहे हो आप इनपुट के इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ है। तो जो आउटपुट है वो सारी की सारी कहाँ जाएगी, बीटा के साथ मल्टीपल होके इनपुट में जाएगी। ठीक है, तो इनपुट में जब ये जाएगी तो ये इनपुट से वोल्टेज को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कम करेगी। तो अब जो आपको आउटपुट में मिलेगा, मतलब स्टार्टिंग में फीडबैक नहीं है, इनपुट दिया आपको, गेन के साथ मल्टीपल होके इनपुट मिला। अब ये इनपुट है, यानी कि जो आपको आउटपुट मिला वो बीटा के साथ मल्टीपल होके कहाँ जाएगी, वापस यहाँ पे आएगी। और ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, तो ये वोल्टेज इनपुट में से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम होके वापस एम्पलीफायर में से निकलेगी, पास आउट होगी। तो ये इस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, वोल्टेज गेन मल्टीपल करेगा। तो आपको जो आउटपुट में मिलेगा अब की बार वो कितना होगा, ए, ये तो गेन है, इनपुट आपने कितने दी, वी इन तो स्टार्टिंग थी, माइनस कितनी हो जाएगी, ये देखो यहाँ से स्टार्टिंग में इनपुट में 10 वोल्ट दिया, 5 मल्टीपल होके 50, 10% सिर्फ अपने समझने के लिए 5% यूज़ किया है, अदरवाइज़ अपन इसके मल्टीपल के रूप में भी ले सकते हैं। मतलब कि 50 है और 50 को मान लो कि जैसे 50 है, ये सारी की सारी अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो अपने 10% यूज़ की है, लेकिन ये जो आपने 10% ली है, 50 की 10% 5, वो नेगेटिव फीडबैक होने की वजह से 10 में से क्या हो रही है, कम हो रही है, 5 मिल रही है। तो यहाँ पे वी इनपुट में से कितना कम हो जाएगा, माइनस बीटा इंटू वी आउटपुट, इतना कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से वी आउटपुट इक्वल टू ए वी इनपुट माइनस ए बीटा वी आउटपुट। इसको वापस इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं आउटपुट, और आउटपुट क्या लेते हैं, वी आउटपुट कॉमन ले लेते हैं। तो 1 माइनस, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 प्लस ए बीटा इक्वल टू ए बी इनपुट। ठीक है, अपन ये जानते हैं कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है, गेन होता है। तो वी आउटपुट अपॉन में वी इनपुट इक्वल टू ए अपॉन में 1 प्लस ए बीटा, और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव फीडबैक के लिए गेन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, फीडबैक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, मींस फीडबैक क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं ये। ठीक है, इसके लिए वोल्टेज गेन कितना होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। तो पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, मज़े में रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।